हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में डिमांड की थी नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर की। तो बस आप कुछ मांगो और हम आपकी डिमांड को पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए बेटा, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्वियसली हिस्ट्री का चैप्टर है ये। और आपको पता है हिस्ट्री के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, ये बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारा मतलब एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट ना। लेकिन हाँ, कुछ ऑफलाइन एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। और इस वीडियो के एंड में वो क्वेश्चंस जो मैं रिपीटेडली देख रही हूं बच्चों के स्कूल्स के प्री बोर्ड्स में, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। ऑल्सो ब्लूप्रिंट हवा में उड़ता उड़ता आ चुका है। केवी स्कूल ने, केंद्रीय विद्यालय स्कूल ने बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अभी मैं अटकी पड़ी हूं इस चक्कर में कि एक बार सीबीएसई की साइट पे डल जाए। जैसे सीबीएसई की साइट पे आ जाएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर भी अभी तक जितना पता चला है उस अकॉर्डिंग चैप्टर्स की वेटेज जो है वो हाथ में आ चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स के प्री बोर्ड उस अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में से कोई भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है इस वीडियो में आपको 5 मार्कर्स नहीं कराए जाएंगे या 2 मार्कर्स नहीं कराए जाएंगे ना 4 मार्कर्स नहीं मैं आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर सारे कराऊंगी इस वीडियो में। कहने का मतलब ये है आप लोग अपना फोकस ज्यादा 3 मार्कर्स पे रखेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चंस भी जो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी उसमें से 3 पॉइंट्स भी अगर आप याद करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आई कांट से ना नहीं यार यही आएगा 5 मार्कर्स वाला 3 नंबर में नहीं आ सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों नहीं आ सकता। तो हमें करना सारा है, आ कुछ भी सकता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेंसी है इस चैप्टर में। तो बस शुरू करते हैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ, दिल के साथ इस चैप्टर को, क्वेश्चंस को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन से। ऑल्सो जिसको भी इन क्वेश्चंस का आंसर आता होगा वो मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में मेरा साथ देंगे, आंसर लिखेंगे, अपनी तैयारी देखेंगे कि कितनी है, चेक करेंगे फिर जब मैं आंसर बताऊंगी। सबसे पहला सवाल, अच्छा एक और बात, एमसीक्यू है तो इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन पढ़ा आंसर टिक किया निकल ली। हम थोड़ा सा कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ, कहाँ पे फॉर्म की गई थी खिलाफत कमेटी, किन जगहों पे? बॉम्बे, कैलकाटा, लखनऊ या अमृतसर। देखिए जिन बच्चों को आंसर पता है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। खिलाफत कमेटी, खिलाफत के लीडर्स याद कीजिए, मोहम्मद अली एंड शौकत अली जी। तो कहां पे फॉर्म हुई थी इनकी ये पार्टी, ये कमेटी? तो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे में फॉर्म की थी इन्होंने ये पार्टी, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो बेटा जी मूवमेंट से अगर हम बात करें कि किसके लीडर थे बाबा रामचंद्र जी, और सबसे पहला ऑप्शन दे दिया खिलाफत मूवमेंट, अभी बताया खिलाफत वर्ड, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट गया है ऑप्शंस में से, मतलब रेस से हट गया। सेकेंड इज मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट, इसके लीडर तो भैया अलूरी सीताराम राजू थे, तो ये भी रेस से बाहर हो गया। अब 50-50 वाला ऑप्शन बचा है केबीसी में जो आते थे, पेजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध या फिर प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट इन असम। तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर है पेजेंट्स मूवमेंट इन अवध, जो कि इन्होंने लेड की थी विद जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा रामचंद्र जी ने। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 वाज फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ, क्या डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने? फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी इन्होंने, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी इन्होंने कि भैया रिएक्ट करो जैसे आप लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हो, ब्रिटिशर्स के सामने बिहेव करो। माना इस मूवमेंट को लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने इसी चीज की डिमांड की थी। नेक्स्ट इज
हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, किसने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी? ऑप्शंस है, बाप बेटा आ गए सबसे पहले ऑप्शन में, जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, अब्दुल गफर खान एंड महात्मा गांधी, नो, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, नहीं, ये भी यंग लीडर्स थे उस टाइम पे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने फॉर्म की थी स्वराज पार्टी। चलिए नेक्स्ट इज, कौन सी पार्टी ने बॉयकॉट नहीं किए थे काउंसिल इलेक्शंस जो कि हुए थे 1921 में? कौन सी पार्टी है इनमें से जिसने बॉयकॉट नहीं किए थे? बाकी सबने बॉयकॉट कर दिए थे काउंसिल इलेक्शन, इन्होंने कहा नहीं, इलेक्शंस तो होने चाहिए, चेंज आएगा हमारे रिलीजन के लिए आएगा। तो वो कौन थे? वो थी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी थी जिसने बॉयकॉट नहीं किया था, बाकी सब ने, स्वराज ने, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब ने बॉयकॉट किए थे काउंसिल इलेक्शंस को 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? देखिए बेटा, डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब होता है SC ST OBC दलित्स, जिनके सबसे बड़े सपोर्टर इस चैप्टर में थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। भूलना नहीं है इनका नाम, ये हमेशा दलित्स को सपोर्ट करते थे, उनके साथ खड़े रहते थे। तो बस करेक्ट आंसर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ही है। नेक्स्ट इज, हु विजुअलाइज एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू अ पेंटिंग? इस वर्ड पे फोकस किया जाए, जूम इन किया जाए, लाइट फेंकी जाए, पेंटिंग की बात करी जा रही है। देखिए इसके दो सवाल बनते हैं, एक है हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता, देन आंसर वुड बी, बहुत लोगों ने मन में सोच लिया होगा, आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने क्रिएट की थी। लेकिन पेंटिंग के थ्रू किसने दर्शाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन्होंने डिपिक्ट की थी भारत माता की इमेज थ्रू पेंटिंग। नेक्स्ट इज, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको इसमें से इनकरेक्ट बतानी है, गलत बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, द पेजेंट मूवमेंट वॉज डेवलप्ड अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ओनली, कि पेजेंट मूवमेंट जो थी वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। आंसर इसी PPT में, इसी पीछे की स्लाइड्स में आपको मिल गया होगा। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1921। अंबेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। BR अम्बेडकर की बात की जा रही है, अभी बात की थी इनके बारे में। 1921 गांधी जी ने डिजाइन किया था ट्राई कलर स्वराज फ्लैग। तो B, C और D तो सही है, इनकरेक्ट है तो सिर्फ ये, क्योंकि इन्होंने अकेले पेजेंट मूवमेंट नहीं चलाई थी। बाबा रामचंद्र भी थे और भी लीडर्स थे, तो अकेले नहीं चलाई थी, ओनली वाली बात गलत है इसमें। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859? तो थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करें तो प्लांटेशन फार्मर्स जिन्होंने अपनी डेफिनेशन बना ली थी स्वराज की, और वो अपने प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़ के अपने घर की तरफ निकल गए थे और पकड़े गए थे और पीटे गए थे, वो अगर सिचुएशन आपको याद आ गई हो तो आपको इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट भी याद आ गया होगा 1859 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। Relaxation towards the plantation workers in Assam. Plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. तो आंसर हमें पता चली गया है कि इनलाइन इमाइग्रेशन एक्ट में पेजेंट्स को, प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउड नहीं था जमीनें जहां पे वो प्लांटेशन कर रहे हैं वो छोड़ के जाने का। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट इज, उनको अलाउंस नहीं थी कि वो अपनी फील्ड छोड़ के जाएं बिना परमिशन के। तो दिस वाज आपके 1 मार्कर्स के MCQs थे। देखिए प्लीज मेरे गले पे चाकू लेके मत आ जाना मैम, इसके अलावा ये आ गया, MCQs कहीं से भी आ सकते हैं। MCQs की तादाद बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। आपसे कलर ऑफ फ्लैग पूछ सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं कंफ्यूजन के लिए, स्वदेशी का बताओ, स्वराज का बताओ, ईयर्स पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली बच्चे ईयर्स से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। बेटा मत घबराइए, कुछ नहीं है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करके पढ़ोगे ना, चैप्टर को एक कहानी की तरह पढ़ोगे, तो आप भूलोगे ही नहीं डेट्स, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा। आपको पता है ना घर का बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे इवेंट्स को याद करोगे तो आप नहीं भूलोगे। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, एक्सक्यूज फॉर दैट।
नाउ अब हम आगे कुछ बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने फॉर्म किए, लेकिन उसकी फॉर्मेशन अलग ढंग से भी एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज सत्याग्रह। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सत्याग्रह को एक्सप्लेन करूंगी। सत्याग्रह होता क्या है, इसका क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सत्याग्रह क्या होता है, कौन लाया था, क्या हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी फॉर्मेशन में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो सत्याग्रह, अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दे, तो सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का कंसेप्ट था बेटा कि अगर आप किसी ट्रू कॉज के लिए लड़ रहे हो, सत्य के लिए लड़ रहे हो, तो आप कभी भी नीचे नहीं गिरोगे, आप हारोगे नहीं, आप उस चीज को जीत जाओगे। तो बस यही है गांधी जीज मेथड ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। लड़ना नहीं है, हाथापाई नहीं करनी। इट सेज दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स तो चाहिए ही नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं है। फाइट द ऑपरेसर, सत्याग्रही नीड्स टू अपील टू द कॉन्सिस्टेंस ऑफ द ऑपरेसर। तो बेसिकली यू हैव टू सपोर्ट द ट्रूथ। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हो, जीत देर से होगी लेकिन जीत होगी, ये इनका कहना था। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट की बात करनी है। तो रॉलेट एक्ट पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1919 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग द पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो पॉलिटिकल लीडर्स को बिना किसी रीजन के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के 2 साल के लिए ये लोग जेल में डाल देते थे। ब्रिटिशर्स थे ना, निर्दयी थे ना, तो वो ऐसा करते थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयकॉट। तो बॉयकॉट का मतलब होता है इग्नोर कर देना, उस चीज को त्याग देना इज बॉयकॉट। द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल या थिंग्स या एक्टिविटीज, उनको आपको छोड़ देना है बिकॉज ऑफ अ प्रोटेस्ट, बिकॉज यू हैव टू शो समथिंग। जैसे हमारा एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगर आपको याद हो, एनसीएम में अगर आपको याद हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लोगों ने बॉयकॉट कर दिए थे ब्रिटिश गुड्स, तो दैट इज बॉयकॉट। बड़े बड़े बॉनफायर में जला दिए थे। पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब होता है एक ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन, एक ऐसा दिखावा जो आप कर रहे हो और लोगों को ब्लॉक कर रहे हो कहीं आने जाने से, अलाउ नहीं कर रहे, उनका रास्ता रोक रहे हो। इट इज नोन एज पिकेटेड। ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी डेफिनेशन दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे क्या है, किसका मतलब है। बेगार कौन होता है? देखिए बेटा, बेगार इज बेसिकली अ लेबर जिनको फोर्सफुली काम कराया जाता है। लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, और उनको पैसा भी नहीं मिलता। आप कहोगे इंडेंचर्ड लेबर भी तो वही था। इंडेंचर्ड लेबर में आपको लेके जाया जाता है कहीं पे, जैसे बाबा रामचंद्र जी वो फिजी में थे ना, तो उनको लेके जाया गया था। यहाँ पे अपने ही विलेज की बात हो रही है, अपने खुद के विलेज में आपको बेगार बना के काम कराया जा रहा है, आप पे दबाव डाला जा रहा है और आपको पेमेंट भी नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट इज नाय धोबी बंस। अब ये क्या था, ये भी एक ना प्रोटेस्ट करने का तरीका था। यहाँ पे नाई, नाई मतलब बाबा, धोबी, धोबी मतलब वॉशरमैन, ये कह रहे हैं कि हम आपको बेसिक सर्विसेज नहीं देंगे अगर आप हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करोगे। तो बेसिकली form of protest organized by पंचायत to deprive landlords, क्योंकि इन पे बहुत हैवी रेंट्स और टैक्सेस लगा रहे थे, तो इनको डिप्रीव कर दिया कि हम आपको बेसिक सर्विसेज जैसे कि बार्बर की या वॉशरमैन की सर्विसेज हम नहीं देंगे, हम नहीं आपको भैया फैसिलिटीज देंगे। तो दैट वाज नाय धोबी बंस। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट गुरिल्ला वॉरफेयर? यहाँ कोई गुरिल्ला नहीं आया है, कोई गोरिल्ला नहीं आ गया यहाँ पे, ये एक वॉरफेयर है। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ अ मिलिट्री, लाइक लोगों का ग्रुप, जहाँ पे ये लोग छुप के वार करते हैं फॉरेस्ट में, ट्रीज के पीछे छुप छुप के। एक्चुअली छुप छुप के नहीं, एक प्रोसेस ही है। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इट इज इरेगुलर मिलिट्री एक्शंस कैरिड आउट बाय अ स्मॉल यूजुअली इंडिपेंडेंट फोर्सेस। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट दे वर प्रोटेस्टिंग, दे वर फाइटिंग बैक by hiding behind the trees and all in forest. So that was known as a guerrilla warfare. ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। Now Swaraj Party, a party formed by C.R. Das,
and Motilal Nehru within the Congress to argue for a return to council politics and have power in the government. तो स्वराज पार्टी बेसिकली फॉर्म की गई थी CR दास जी और आपका मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और ये हमारे देश के लिए ही की गई थी, सब कुछ ही हमारे देश के लिए हुआ इसके अंदर, कि भैया पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, ना कि ब्रिटिशर्स के हाथ में। स्वराज, अपना रूल हो, सेल्फ रूल हो। स्वराज का मतलब ही यही है, सेल्फ रूल। नाउ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बनाई गई थी सर जॉन साइमन के द्वारा। बेसिकली ये ब्रिटिशर्स ने एक ग्रुप भेजा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को देखने का और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है इस चीज को देखने का। लेकिन आपको पता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे थे ये लोग और कोई इंडियन नहीं था इसके अंदर। तो लोगों ने गो बैक साइमन के नारे लगाए और इनको बाहर भगाने के लिए प्रोटेस्ट किया। तो बेसिकली a statutory commission constituted under Sir John Simon to look into the functioning of constitutional system in India, but the committee didn't have any Indian member। तो यही इंडियंस का खून खौल गया कि यार तुम हमारे लिए डिसीजंस बना रहे हो, हमारे देश का संविधान बना रहे हो और तुम कोई इंडियन ही नहीं ले रहे, भागो यहाँ से। नाउ डोमिनियन स्टेटस, तो ब्रिटिशर्स ने बात तो मान ली, सर ये आपका साइमन कमीशन वाली बात तो मान ली, लेकिन इन्होंने लागू कर दिया डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने कहा कि आप इंडियंस रहोगे तो देश में डिसीजंस ले लोगे थोड़े बहुत, लेकिन आप कहलाओगे ब्रिटिशर्स के अंडर ही। तो इट रेफर्स टू द सेमी ऑटोनॉमस कंट्री, जहां पे ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मतलब इंडिया आएगा इनके नाम के अंडर, वेयर द लोकल्स वुड रन द गवर्नमेंट बट अंडर द डोमिनेशन ऑफ इंपीरियल पावर। इंपीरियल पावर बोले तो ब्रिटिश पावर। तो काम कर रहे हैं लोकल पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन कहलाएंगे ब्रिटिशर्स के अंडर के लोग। जैसे किसी बड़ी कंपनी का मालिक इतना काम नहीं करता जितना उसके वर्कर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स करते हैं, लेकिन नाम तो किसका होता है, कंपनी के ओनर का, CEO का, फाउंडर का। तो बस यहाँ पे भी वही हाल है, ये अपने आप को फाउंडर बना बैठे इंडिया का। तो दैट वाज डोमिनियन स्टेटस। सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च के बारे में तो आप सब बच्चे जानते ही होंगे। ये एक प्रोटेस्ट था, ये एक गांधी जी के द्वारा एक कदम था जिन्होंने उठाया ब्रिटिशर्स को ये दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। इन्होंने वॉक किया, दांडी मार्च किया, याद है साबरमती आश्रम। तो द फेमस मार्च ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द टैक्स ऑन सॉल्ट, बेसिकली इनका कहना ये था हमारी जमीन, हमारे जमीन का पानी, हमारे जमीन के पानी में नमक, और तुम हमसे ही टैक्स ले रहे हो, हम तो टैक्स नहीं देंगे। तो एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ, और इसी से शुरुआत हुई थी CDM की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस चैप्टर में NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड CDM इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गांधी इरविन पैक्ट, अब इस पैक्ट में क्या था ये बात करते हैं। ये पैक्ट हुआ गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन जी के बीच में साइन। ये इसमें क्या था, लॉर्ड इरविन जी ने बोला गांधी जी को कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन आएंगे। गांधी जी ने पहले रिफ्यूज किया कि मैं क्यों लंदन आऊं, कोई फालतू की बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आओगे तो हम आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। वो लंदन चले गए बेचारे, कुछ नहीं हुआ वहां पे, ऐसे टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि एक जाल था वो। जब वो वापस आए तो और लीडर्स को पकड़ के डाला हुआ था, धोखा हुआ था उनके साथ। तो the pact signed between Mahatma Gandhi and Lord Irwin, it was decided that Mahatma Gandhi will participate in second round table conference जो लंदन में होगी, and in lieu of that यानी कि उसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अग्री किया था कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे और CDM मूवमेंट की एंड हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था आप बस प्रिजनर्स को छोड़ दो, मैं ये खत्म कर दूंगा CDM मूवमेंट। तो ये बात तय हुई थी इस पैक्ट में। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट साइन किया गया किसके बीच में? इट वॉज एन अग्रीमेंट साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। देखिए बेटा, BR अम्बेडकर जी डिप्रेस्ड क्लासेस के सपोर्टर थे। देखो सपोर्टर महात्मा गांधी जी भी थे, लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जब BR अम्बेडकर जी ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब गांधी जी ने कहा ये क्या कर रहे हो आप, पहले हिंदूज मुस्लिम के लिए इंडिया का बंटवारा हो रहा है, अब आप हिंदूज में ही बंटवारा लेके आओगे, ये दलित SC ST आप ये क्या करना चाहते हो? तो गांधी जी ने इस चीज को मना कर दिया।
सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि इनका एक अलग एरिया होगा, जिस अलग एरिया के बेस पे ये इलेक्शन लड़ेंगे और ये वही लोग जीतेंगे। SC ST का एक ग्रुप एक एरिया दे देंगे, वहां पे उन्हीं के लीडर होंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं ये एरिया वेरिया नहीं देने वाला, ये सब नहीं होगा। तो BR अम्बेडकर जी ने कहा क्यों नहीं होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये लोग तो बेचारे दब जाएंगे जनरल्स के आगे। उन्होंने कहा भाई आप फ्यूचर तो सोचो, आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये बंटवारा कर रहे हो, आप हिंदुइज्म में बंटवारा कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, हिंदू के बीच में ही कर रहे हो आप। तो इन्होंने कहा नहीं भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दे सकते। इन्होंने कहा हम रिजर्व्ड सीट्स दे सकते हैं, मतलब उसी एरिया में कुछ सीट्स SC ST OBC को अलॉट कर दी जाएगी, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते। तो वही था पूना पैक्ट, एक अग्रीमेंट था जिस एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंसेस आ गए थे। ऑब्वियसली बात है, वो कह रहे थे सपोर्ट करो और सेपरेट इलेक्टोरेट दो, महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया। तो इन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग दिस pact gave the depressed classes reserved seats in provincial and central legislative council, but the voting was to be done by the general electorate. तो यहाँ पे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें जहाँ SC ST OBC का ही एरिया होगा और वही लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिजर्व सीट्स में सब लोग वोटिंग करेंगे, जो जीतना होगा वो जीत जाएगा। सिंपल सी बात है। स्वदेशी फ्लैग, दो फ्लैग है, स्वदेशी एंड स्वराज फ्लैग, दोनों की बात करेंगे। स्वदेशी फ्लैग डिजाइन किया गया स्वदेशी मूवमेंट के अकॉर्डिंग उस टाइम पे बंगाल में। और ट्राई कलर फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। रेड ग्रीन एंड येलो ऐसा दिखता था, 8 लोटस थे ऊपर, प्रोविंसेस दिखाते थे जो हमारे देश के 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड अ क्रीसेंट मून रिप्रेजेंटिंग, बेसिकली दिस इज फॉर मुस्लिम्स जो अभी उनके फ्लैग पे है भी, दिस इज फॉर हिंदूज। वंदे मातरम वॉज रिटन, प्रोविंसेस थे यहाँ पे, 8 प्रोविंसेस दर्शा रहे थे। स्वराज फ्लैग डिजाइन किया गया 1921 में। ये एक ट्राई कलर फ्लैग था जिसमें रेड ग्रीन एंड व्हाइट था, और इसके अंदर स्पिनिंग जेनी थी जिसे आप चरखा बोलते हो, जो खादी बनाने का एक बहुत बड़ा औजार कह लो था, इक्विपमेंट था, एक टेक्नोलॉजी थी, एक मशीनरी थी। तो दिस वॉज स्वराज फ्लैग। तो इसी के साथ आपके ये 1 और 2 मार्कर्स में आपके जैसे स्टेटमेंट वाले या 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने वाले ये क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं हमारे 3 मार्कर्स की तरफ। बाय। चलिए, गांधी जी's आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड। अभी बहुत कुछ हम कवर कर चुके हैं, बहुत सारी कहानियां हम कवर कर चुके हैं और बहुत सारी हमने कहानियां करनी है। चलिए, emphasize the power of truth and the need to search for the truth. In the light of the statement, assess the contribution of Gandhi जी towards सत्याग्रह। सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने क्या किया ये पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है। स्ट्रगल वही वाली बात, सारी बात वही है। अगर आप ट्रू कॉज के लिए लड़ रहे हो तो आप जीतोगे ही जीतोगे। वन कैन विन द ऑपरेसर इवन बाय अपीलिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस। गांधी जी ने कहा अगर आप सच हो, सच की राह पे चल रहे हो तो आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, जबान से भी काम हो जाएगा। और इसी के चलते इन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में मूवमेंट्स भी करे। How did Mahatma Gandhi successfully organize सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस जस्ट आफ्टर अराइविंग इन इंडिया। इंडिया में आते ही साउथ अफ्रीका से इन्होंने कैसे क्या किया इन्होंने, देखो 3 मूवमेंट्स हुई वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण 1917 में इन्होंने क्या किया, प्लांटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइट किया। खेड़ा 1917 में इन्होंने रेवेन्यू पेमेंट, जो उनसे क्रॉप फेलियर के बावजूद उनसे टैक्सेस मांगे जाते थे, उसके अगेंस्ट किया। एंड लास्ट अहमदाबाद इन 1918, ये दोनों 1917 में हुआ, ये 18 में हुआ। यहाँ पे इन्होंने कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए लड़ाई की थी, उनकी डिमांड्स को फेवर करने के लिए लड़ाई की थी। दैट्स इट। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, बता चुकी हूं मैं रॉलेट एक्ट क्या है। हाउ डिड द इंडियंस शो देयर डिसअप्रूवल टुवर्ड्स दिस एक्ट। तो यहाँ पे ये लोग वो पॉलिटिकल वाली चीज चल रही थी, याद है। अब लोगों ने रैलीज निकाली, लोगों ने अपोज किया, स्ट्राइक किया, वर्कशॉप्स लगाई, बंद कर दी अपनी दुकानें, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सप्रेस किया, दबाव डाला कि इस चीज को खत्म करो, बंद करो। बहुत मूवमेंट्स इस चैप्टर में आई और बंद कराई गई। NCME बार बार आई, CDME बार बार आई। Who launched the खिलाफत मूवमेंट, why was the movement launched? तो खिलाफत मूवमेंट जो थी वो मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा लाई गई थी।
After the First World War, there was rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. To defend the Khalifa's temporal powers, the Khilafat Committee was formed in Bombay for launching the Khilafat movement. तो basically ये दोनों भाई थे जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट इन्होंने चलाई थी। ये लोग वैसे महात्मा गांधी के साथ मिले भी थे कि हम हिंदूज और मुस्लिम को यूनाइट करके रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस चीज को भांप लिया था कि हिंदूज और मुस्लिम में चल रही है अंदर ही अंदर कोई ना कोई लड़ाई। उन्होंने इसका फायदा उठाया और इंडिया और पाकिस्तान करके चले गए। Why did the non-cooperation movement gradually slow down? Firstly, non-cooperation movement was not to cooperate with Britishers. क्योंकि अगर हम कॉपरेट करेंगे तो वो लोगों का मन यहाँ से जाने का करेगा ही नहीं, तो कॉपरेट नहीं करना है। कॉपरेट ना करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के टाइटल्स छोड़ दिए, लोगों ने जॉब्स छोड़ दी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, लोगों ने उनके टाइटल्स छोड़ दिए। हाँ, उन्होंने उसके सामानों को बॉनफायर्स में, बड़े बड़े बॉनफायर्स में जलाया। इन्होंने लिकर शॉप्स वगैरह, लिकर को भी अवॉइड करा। लेकिन ये स्लो डाउन क्यों हुई? उन्होंने कपड़ों को तो जला दिया, खादी पहनते, खादी तो बहुत महंगी थी। उन्होंने उनके टाइटल्स छोड़ दिए, जॉब्स छोड़ दी, पैसा कहाँ से कमाते, घर कहाँ से पालते, बच्चे कहाँ से पालते? तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से एनसीएम नहीं चल पाई। The plantation workers in Assam had their own understanding of महात्मा गांधी स्वराज। क्या था? उन्होंने सोच लिया भैया घूमो फिरो, प्लांटेशन फील्ड को छोड़ो, अपने गांव भाग जाओ। लेकिन स्वराज का मतलब ये नहीं था। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल था, लेकिन अभी वो सेल्फ रूल हर जगह घोषित लागू नहीं हुआ था। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? क्योंकि सत्याग्रह को अभी ट्रेनिंग की नीड थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कंसेप्ट। बहुत सारे जो लोग थे वो पॉलिटिक्स में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ब्रिटिशर्स ही चल रहे थे। चौरी चौरा मूवमेंट हो गया था जिसमें बहुत सारे पुलिसमैन, पुलिस जीप्स जला दी गई थी, पुलिस स्टेशंस पे हमला किया गया था और वायलेंस हो गया था जो गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्यों शुरू हुआ? डिप्रेशन आ चुका था पूरी इकोनॉमी में। साइमन कमीशन जो था वो लाया गया लंदन से, कोई भी इंडियन मेंबर यहाँ पे नहीं था। लॉर्ड इरविन ने अनाउंस कर दिया था डोमिनियन स्टेटस। ऑल्सो एट द लाहौर कांग्रेस सेशन पूर्ण स्वराज पास किया गया, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस, लेकिन उसने भी मोमेंटम गेन नहीं करी थी। लोगों ने कहा ये तो सटिया गया है, पागल हो गया है। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने कहा कैसे मान ले भैया, सर पे ब्रिटिशर्स नाचते रहते हैं, हम कैसे मान ले, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्री इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्या रोल है? देखिए बेटा, सीडीएम में ना अलग अलग क्लासेस का अलग अलग रोल था। बिजनेसमैन का अलग, पेजेंट्स का अलग, विमेन का अलग। तो बस ऐसे करके पूछ सकते हैं। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट। अब पेजेंट्स क्लास क्या कह रही है कि जो अनपेड रेंट है टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, वो माफ कर दिया जाए। दे केम इन ह्यूज नंबर्स ऑफ सपोर्ट ऑफ गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स। ये सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को। नो रेंट कैंपेन चलाया जाए कि भैया हमसे रेंट ना मांगो, हमारी फसलें नहीं उग रही, हम कहाँ से रेंट देंगे। नाउ विमेन का रोल बताना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हर एक का, बिजनेसमैन का तो भैया पता नहीं कितने पेपरों में आ गया, बिजनेसमैन ग्रुप का तो पता नहीं कितने पेपर में आया है ये सीडीएम वाला। पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने मार्चेस भी करी, इन्होंने भैया जेल्स भी गई है औरतें। इन्होंने रूरल एरियाज में भी अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज समझ के काम किया। बिजनेसमैन का क्या? मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। इन्होंने तो भैया मेड ह्यूज प्रॉफिट, पावरफुल बन गए। पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड जीडी बिरला बड़े बड़े लोग बन गए भैया ये लोग। वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। इनको भैया क्या चाहिए था? बस जो भी जीते हमारे ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, हमारी घर गृहस्थी चलनी चाहिए। Gave financial assistance and refused to buy and sell imported goods। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा भैया इंडियन गुड्स ही चलेंगे, हम लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे अगर फॉरेन गुड्स ही बिकने लग गए तो। Next, why did Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement, और why was non-cooperation movement called off by Gandhi जी? ये रिपीट हो गया है, पीछे भी आया था। ये थोड़ा फुल फ्लेज के तरीके से लिखा गया है कि भैया वो पीस के बिलीवर थे, मास स्ट्रगल के लिए रेगी थे, लेकिन उनको वायलेंस नहीं चाहिए था, वायलेंस नहीं। नाउ
ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द ग्रोइंग कम्युनल डिसहार्मनी का मतलब होता है यूनिटी ना होना, बिकेम वन मेजर रीजन ऑफ इट्स फेलियर। सीडीएम में ना यूनिटी नहीं थी, ये सबसे बड़ा कारण था इसके फेल होने का। मुस्लिम जो थे वो अपने आप को देखो यार, मुस्लिम लोग ना क्या कहते थे, मुस्लिम लोग कहते थे कि तुम हिंदू लोग ना हमें पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ने देते, तुम हमें जीतने नहीं देते। पता नहीं ऐसा क्यों मानते थे यार वो लोग, या पता नहीं ऐसा था भी कि नहीं था, पता नहीं, लेकिन उनको लगता था कि यार आप लोग हमें ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, तो वो अलग फील करते थे। रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फेवर एंड रायोट्स इन वेरियस सिटी, भैया लड़ाई झगड़े चल रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना एंड एमआर जेकर फेल्ड ओवर नेगोशिएशन, इन्हें कोशिश की पीस लाने की, महात्मा गांधी के साथ बातचीत भी करी लेकिन नहीं चल पाई। अलग ही हुआ ना इंडिया पाकिस्तान, रिजल्ट तो हम सबके सामने ही है। स्टेप्स बताओ, इंडियन हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करने का क्या किया गया। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिखाया बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, लोअर क्लास। ये जो थॉट थे ये डेवलपमेंट ना होने देते, ये आर्ट साइंस मैथमेटिक्स इस सब के तरीकों से दर्शाए जाते थे। दे परसुएटेड, आपको पता है हमारी सारी हिस्ट्री दोबारा लिखी गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंटरप्रेट किया था कि इंडिया इज अ वेरी भिखमंगा देश, लोग भिखमंगे हैं, हमने उनको सपोर्ट किया, ये सब लिख के गए थे वो लोग। ये री इंटरप्रेट किया गया, फिर लिखा गया। नेशन प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म अमंग देम, लोगों के बीच में दिल में देश के प्रति प्यार जगाने के लिए दे रोट द हिस्ट्री अगेन। नाउ अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ, मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉन्ग आंसर्स का मतलब 5 मार्कर्स, लेकिन इस चैप्टर में से 5 मार्कर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को समझना है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ओवर हो जाएंगे, चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा इन क्वेश्चंस में, कुछ नहीं छूटेगा भैया, कुछ भी नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी, कुछ नहीं छूटेगा। आपको बस ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं, अच्छे से करने। पीपीटी आपको साइंस एंड फन की ऐप पे मिल जाएगी, ऐप को कर लो डाउनलोड। अभी तक अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो, अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो कर लो भैया, वहीं पे आपको पीपीटी मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, सारे नहीं आएंगे मतलब इनमें से आएंगे। तो चलिए, हु वॉज अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू वॉज अ लीडर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। तो बेसिकली ही वॉज एन इंटरेस्टिंग करेक्टर। ही लेड द एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत सारे ट्राइबल्स में, गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। ऑल्सो ही क्लेम दैट वो, उनके पास ना एक स्पेशल पावर है, वो प्रिडिक्शंस करते हैं, वो भगवान के पुत्र हैं। ही कुड हील, वो लोगों को, जो लोग डिप्रेशन में है या जिनको गोलियां लगी हैं उनको भी ये ठीक कर सकते हैं, ये ऐसे करेक्टर थे यार। तो राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी और उनकी मूवमेंट। ही टोल्ड द हिल पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, बट राजू बिलीव द स्वराज कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। बस यही एक फर्क था। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली भगवान के पुत्र जो लोगों को गोलियां लगे उनको ठीक कर सकते हैं, खुद ही मारे गए, खुद ही मार दिया गया उनको, क्योंकि वो वायलेंस प्रमोट करते थे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे प्री बोर्ड्स में देखा गया है, बहुत सारे प्री बोर्ड्स, 3 नंबर, एनसीएम और सीडीएम में डिफरेंस। पहले एनसीएम की बात करते हैं। ये कॉपरेशन नहीं दिखाना ब्रिटिशर्स को था, लॉन्च की गई 1921 में नागपुर सेशन के बाद। ड्यू टू खिलाफत इश्यूज मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल, क्योंकि इनको पता था कि इंडियंस जो है, हिंदू जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। इन दिस मूवमेंट विमेन ने पार्टिसिपेट लार्ज स्केल पे नहीं किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो विड्रॉ कर ली गई थी क्योंकि वायलेंट इंसिडेंट हो गया था चौरी चौरा मूवमेंट में। सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉपरेशन वॉज विड्रॉन एंड अलॉन्ग विद दिस अथॉरिटीज वर डिसओबेड ऑल्सो। कॉपरेशन तो हट गया था, डिसओबे कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। लॉन्च्ड इन 1930 सॉल्ट मार्च के बाद। ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू महासभा प्रिवेंटेड द मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट। मुस्लिम्स को यहाँ पे तो पार्टिसिपेट किया मुस्लिम्स ने, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यहाँ पे विमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे विमेन ने लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया। सीडीएम जो थी वो विड्रॉ कर ली गई 1931 में, जब गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था, वो याद है ना, कि भैया आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिमूव कर दोगे, रिहा कर दोगे, आई मीन, और आपका मैं सीडीएम जो है वो खत्म कर दूंगा। तो बस उसी बिहाफ पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, शुरुआती इस चैप्टर की इसी टॉपिक से होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमी पे और पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये आप बना के भी लिख सकते हैं। देखो जब वॉर होती है तो क्या होता है,
वॉर होती है तो नुकसान होता है पैसे का। तो बस वही सब लिखना है आपको कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था तो हम पे लोन चढ़ गए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, टैक्स इम्पोज कर दिया गया था, प्राइसेस एसेंशियल कमोडिटीज के बढ़ रहे थे, जबरदस्ती लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट करा जा रहा था, लोगों को भर्ती किया जा रहा था जॉब्स में, क्रॉप फेलियर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, एपिडेमिक हो गया था। What were the circumstances which led to जलियांवाला बाग मैसेकर? ये आपने क्लास 8-7 में भी पढ़ा हुआ है। हड़ताल स्टार्ट हुई अमृतसर में 6 अप्रैल से। बहुत सारे लोकल लीडर्स ऑफ अमृतसर वर अरेस्टेड ऑन 10 अप्रैल एंड मार्शल लॉ को कर दिया गया था इम्पोज। जनरल डायर ने कमांड अपने हाथ में ली और इन्होंने, अब जब फेयर लगा हुआ था अमृतसर में, बड़ा बुरा था यार, मतलब सोच के भी कुछ हो जाता है, एंट्री गेट्स को कर दिया बंद और ओपन फायर कर दी, बहुत लोग मारे गए। बहुत लोगों ने सोचा हम ब्रिटिश की गोली से नहीं मरेंगे, वो खुद कुएं में कूद के मर गए। तो विलेजर्स को नहीं पता था वही सारी बातें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए। इट्स वेरी सैड। अगर आप जलियांवाला बाग जॉब में गई थी तो बड़ा अजीब सा लगा, वो बुलेट्स के निशान अभी भी हैं देख के कि क्या क्या फेस किया होगा यार उस टाइम के लोगों ने। हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम फील ही नहीं कर सकते, मतलब फील करना इम्पॉसिबल है जो उस टाइम पे लोगों ने टॉर्चर बियर किया होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्प्रेड बताना है, फैलना बताना है, तो अवध में बाबा रामचंद्र जी ने पेजेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, जहां पे इन्होंने लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार के अगेंस्ट बेसिकली वो थे और इन्होंने औद किसान सभा भी बनाई। नायदोबी बांझाया कि इन्होंने भैया सपोर्ट नहीं करना, कॉपरेट नहीं करना विद द लैंडलॉर्ड्स। हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट जो थे वो अटैक किए गए गांधी जी के नाम पे, बल्कि गांधी जी सब में कोई भी नहीं रोल प्ले कर रहे थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने ट्राइबल मूवमेंट लेड करी। ट्राइबल्स यूज वायलेंस, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू ने भी वायलेंस को सपोर्ट किया था। व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स। देखो यार, दलित्स को हम लोग करते थे इग्नोर, और हाई कास्ट हिंदूज को हम पार्टिसिपेट कराते थे। बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसको सीडीएम में पार्टिसिपेट तक नहीं करने दिया गया था, सिर्फ हिंदू एसोसिएशंस को अलाउ किया गया था। पुअर पेजेंट्स और कांग्रेस जो थे उनके रिलेशन जो थे वो लाइक अनसर्टेन थे। वो लोग सोचते थे कि जो पार्टी है ना वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रही, गरीब लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही। Congress did not want to upset the rich peasants, landlords, and was unwilling to support campaigns of the poor peasants. तो पार्टियां चलती हैं बड़े लोगों के फंड्स से, तो वो बड़े लोगों को नाराज नहीं कर सकते, तो उन्हें पुअर पेजेंट्स का साथ नहीं दिया। How had a variety of cultural process developed? A very important, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता ना इस चैप्टर से, पक्का था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एक्सपीरियंस कहता है क्वेश्चन आता ही आता है, क्या पता आप लोगों में ये 3 नंबर में आ जाए किसी ना किसी सेट में, बोर्ड्स में, कोई बड़ी बात नहीं। तो बेसिकली लोगों में यूनिटी लाने के लिए क्या किया गया? हमारी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि हम एक ही देश को, आपको पता है हम सब में कॉमन क्या है? वी बिलोंग टू इंडिया। हमारा रिलीजन अलग होगा, हमारा कास्ट अलग होगा, हमारा कल्चर अलग होगा, हमारी लैंग्वेज अलग होगी, हमारे कपड़े पहनने का ढंग अलग होगा, हमारे बोलने का एक्सेंट अलग होगा, हमारी भाषा अलग है, लेकिन हम सब इंडिया के। तो दिस इज द कॉमन थ्रेड जो हम सबको बांध के रख रहा है। तो क्या क्या चीज़ें पुरानी हैं जो हमें हमारे देश से प्यार करवा देती हैं? तो कल्चरल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो भारत माता की इमेज सबसे पहले तो एलिगोरीज, पता है आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी थी, यूरोप में भी है इस बार, और आपकी इसमें इंडिया में भारत माता हो गई। इंडियन फोकलोर है, पुराने लोकगीत, पुरानी लोक कहानियाँ, नेशन के सिंबल, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में, स्वराज फ्लैग हो गया, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, क्या क्या अचीवमेंट्स हमने की। ब्रिटिशर्स ने तो हमें बैकवर्ड समझा, लेकिन इंडियंस ने अपनी अचीवमेंट्स दिखाई। न्यू हिम्स, वंदे मातरम, जन गण मन, ये आज भी जब हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जेन्युइनली बता रही हूँ मैं आपको। मूवी हॉल में जाओ, जब मूवी हॉल में चलता है ना जन गण मन, मतलब दिल से आवाज़ आ रही होती है, मतलब देश के लिए। आप कोई मूवी देखते हो यार, जैसे अभी शेरशाह मैंने देखी थी, शेरशाह ही है ना वो, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, कियारा आडवाणी की, यार मतलब दिल से रोना आता है यार कि आर्मी वाले कितना करते हैं यार हमारे देश के लिए, हमारे देश से प्यार हो जाता है उस टाइम पे। असेस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिम। तो बताना है इन्होंने क्या क्या किया। महात्मा गांधी यार वाज अ हीरो। तो सत्याग्रह, नॉन वायलेंस बेस्ड थी। चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में इन्होंने रेज की डिमांड्स।
इन्होंने नेशन वाइड मूवमेंट चलाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर ब्रिटिशर्स। ही मोबिलाइज द पीपल टू यूनाइट फॉर मास स्ट्रगल, जिसको इन्होंने दिल से सपोर्ट किया। ही टुक अप द कॉजेज ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, इन्होंने भैया हाँ हरिजन्स कहा, हरिजन्स का मतलब होता है, इन्होंने कहा ये भगवान के पुत्र हैं, समझ रहे हो, इन्होंने कहा हम लोग इनको दलित्स कह रहे हैं बट दे आर हरिजन्स, दे आर गॉड्स चाइल्ड, तो इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट देके इनको कहा। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने आपको कहा था मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसी में है आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली आ रहा है वही लिख रही हूँ, जो रिपीटेडली आ रहा है। एवरेज बच्चा, एवरेज का मतलब जो थोड़ा वीक है बच्चा, हर बच्चा इज नॉट बराबर, बट जो बच्चा थोड़ा वीक है ना वो इन क्वेश्चंस को जरूर कर ले, मतलब बाकी तो कर रहा है ना, तो ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर ले। पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम, ठीक है। सेकंड, what role did businessman group या classes played in CDM? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 नंबर की वेटेज के हिसाब से आई एम टेलिंग। ऑल्सो हाँ, वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। ये 3 तो लाइक मैंने रिपीटेडली देखे हैं, रिपीटेडली, मतलब अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है ऑफलाइन में, कुछ के कॉमन स्कूल्स भी हैं, तो अगर मैंने 20, 25, 30 पेपर भी देखे हैं तो सब में आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं क्वेश्चंस, कुछ तो ये वो क्वेश्चंस हैं। ऑल्सो रोल प्लेड बाय women in CDM, I will definitely share। देखो यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसी एक शेयर करूंगी बात। बदलाव बैच में पढ़ रहे हैं बच्चे मुझसे, आप लोग भी शायद पढ़ते ही होंगे। फ्री में लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारे साइंस एंड फन ऐप पे, जहां मैं आपको SST पढ़ाती हूँ एवरी TTS 3 बजे फ्री में। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है एंड जस्ट यू हैव टू ज्वाइन द क्लास। आपको PPTs मिलती हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आई एम टीचिंग ईच एंड एवरी चैप्टर। तो वहाँ पे एक बच्ची मेरे साथ जुड़ी एंड उसका प्री बोर्ड था कल, एंड शी मैसेज मी ऑन, क्योंकि वहाँ पे मैसेज लाइक इतने ज़्यादा स्क्रॉल होते हैं, डाउट क्लास अलग से लेनी पड़ती है। तो शी टेक्सटेड मी ऑन इंस्टाग्राम, उसने DM किया एंड उसने मुझे बोला मेरा नेक्स्ट डे प्री बोर्ड है मैम और मैं बहुत नर्वस हूँ। तो मैंने उसको, क्योंकि वहाँ पे ना एक ऑप्शन है यार ऑडियो भेजने का, आप यहाँ कॉमेंट करते हो, आई कांट रिप्लाई यू बैक, लाइक मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट फॉर्म में कर सकती हूँ। तो मैं इसको ऑडियो में अपने एक्सपीरियंस से कुछ क्वेश्चंस बताए, और आज जब वो स्कूल से आई उसने मुझे मैसेज किया कि मैम आपने जो जो क्वेश्चंस बताए थे वो तो आए ही आए हैं। मैंने कहा यार सच बताओ, कहती हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे अपने पेपर के, एंड जेन्युइनली यार, जेन्युइनली उसके वो सारे क्वेश्चंस आए थे जो मैंने उसके साथ शेयर किए थे, एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि यार एक दिन पहले उस बच्ची ने मुझसे पूछा और उस बच्ची ने वो क्वेश्चंस अच्छे से किए एंड उसके वो क्वेश्चंस आए और उसने उसको परफॉर्म किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर मेरी वजह से उसके 20 नंबर भी पक्के हुए आज के प्री बोर्ड में, आई फेल्ट वेरी गुड। तो यू ऑल आर फ्री टू DM मी एनी टाइम। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, घबराने का नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कॉमेंट्स में यहाँ पे पूछ सकते हो, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू। मैं जब आपका मैसेज देखूंगी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर। मैं पक्का, हर टीचर ऐसा होता है वैसे तो, खैर मैं क्या बोलूँ, मैं क्या, एवरी टीचर इज लाइक दैट आई गेस, क्योंकि बच्चे ही हमारे लिए भगवान है भाई, आप लोग ही हमारे लिए भगवान है। तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, आई विल शेयर विद यू सारे ऑफलाइन के पेपर्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे सकती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, बाकी हमारी ऐप पे सब कुछ मिलेगा आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो रोल प्लेड बाय विमेन इन CDM। ऑल्सो वो वाला फ्लैग्स के बारे में आपको जरूर करना है, आपको पता होना चाहिए, स्वदेशी फ्लैग, स्वराज फ्लैग, आपको पता होना चाहिए। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आने को सत्याग्रह का रोल आ सकता है 3 नंबर में,
आराम से बनता है 3 नंबर का क्वेश्चन। खिलाफत कमेटी पे आ सकता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली देखे जा रहे हैं, तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू ये ज़रूर करना, पक्का करना। और ऐसे ही सेशंस के साथ मैं आपके लिए यूरोप के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आऊँगी। मुझे पता है बच्चे बहुत घबरा रहे हैं उस चैप्टर में, मुझे पता है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपको कोई भी और चैप्टर की डिमांड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम नेक्स्ट ये कराओ। जो भी मेजॉरिटी होगा जिस चैप्टर का, मैं पक्का उसके बाद वही शुरू कराऊंगी, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, तो बस आपको हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और वो चैप्टर करेंगे जो आप डिमांड कर रहे हो, वही सारी बातें, सारे क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट जिसके प्री बोर्ड चल रहे हैं, जिसके आने वाले हैं, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। और हम सारे साइंस एंड फन के टीचर्स आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा, तो घबराने का नहीं है। एक बात और बोलूँगी, साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहीं पे आपको मुफ्त में क्लासेस, पीपीटीज, क्विज, टेस्ट, रिजल्ट, आपका पूरा ग्राफ सब आपको वहीं मिल रहा है। तो बस बोर्ड्स की तैयारी, बदलाव बैच तो चल ही रहा है फ्री फंड में 10th और 12th के लिए, वो ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं करना, ऐप डाउनलोड करनी है, 3 बजे की क्लास में एसएसटी में आना है, 4 बजे की क्लास में साइंस में आना है, टीटीएस में, एमडब्ल्यूएफ में 4 बजे मैथ्स चल रही है, 5 बजे इंग्लिश चल रही है, जुड़ जाना है, सब मिल जाएगा, सारा स्टेटस आपको, सारा शेड्यूल मिल जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।